हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टैक्स मैंने तो आपको पहले ही बताया था। टैक्स दो तरह के होते हैं। टैक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? लेवी एंड बर्डन। लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे होता है, किसके ऊपर? सेम पर्सन। लगेगा जिस पर, कलेक्ट भी उस पर हो, उससे ही होगा। इनडायरेक्ट मतलब लेवी किसी और पर, बर्डन किसी और पर, ऑन डिफरेंट पर्सन। ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहली वीडियो में। इस जस्ट जिसको नहीं पता, मैं थोड़ी सी इसीलिए समझा रही थी। पहले ये बात तो क्लियर है सबको। नेक्स्ट अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात देखते हैं क्या है। पहले इनकम किस पर लगेगा, ये सब आपको पॉइंट वाइज नोट करना है। मैं जो लिखती जाऊंगी उसको आप सब नोट करना है। अब हम दूसरी बात देखते हैं। जैसे कि दूसरी बात क्या है हमको बता, ये आप पॉइंट वाइज नोट करते चलिए मेरे साथ। जैसे कि इनकम टैक्स ये होता है आई। इनकम टैक्स किस पर लगता है? इनकम के ऊपर। जीएसटी किस पर लगता है? जीएसटी किस पर लगता है? सप्लाई के ऊपर। सप्लाई क्या है ये हम सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में देखेंगे। सप्लाई क्या है? वैसे कस्टम किस पर लगता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सप्लाई किसका होता है जीएसटी में? आइदर गुड्स का होता है और सर्विस का होता है, और दोनों का भी होता है। जीएसटी में हम किसको सप्लाई बोलेंगे? ये सब है जीएसटी में है, गुड्स और सर्विस और बोथ। गुड्स होगा, सर्विस होगा और बोथ। इनकम में ऊपर इनकम टैक्स लगता है, ये तो हमको पहले से ही पता था। वैसे और एक बात, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का हर कोई बता देगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसा थोड़ी ना होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब क्या? सर्विसेज, जीएसटी में लाखों करोड़ों सर्विस टैक्सेबल होते हैं, इसीलिए सर्विसेज लिखा होता है, सर्विस नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स का मतलब तो आपको पता है, टैक्स तो लैटिन व टैक्सो से आया है। ये आपको याद रखना है। मैं जैसे जैसे पढ़ाती चलूँगी वैसे वैसे आपको ये छोटी छोटी बात याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, छोटी छोटी बात है मगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये लिख लेना आप पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि कस्टम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? ये तो आपको लग रहा होगा ये क्या छोटी छोटी सी बात बता रही है, ये तो सबको पता है। जैसे कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर, मैं हिंदी में लिखने वाली हूँ, लिख लीजिए। बाहर से सामान इंडिया में आना।
एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया से सामान बाहर जाना। मतलब इंपोर्ट का मतलब है बाहर से सामान इंडिया में आना, एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर से सामान, इंडिया से सामान बाहर जाना। ये वाला याद रखना, बाहर से सामान इंडिया में आना, बाहर से, बाहर का नहीं, बाहर से सामान इंडिया में आना। एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से सामान बाहर जाना। फिर हम देखते हैं जैसे कि ये 5 हेड्स ऑफ हमारा इनकम होता है इनकम टैक्स में, ये वाला भी देखेंगे। अभी हमारा जो इनकम टैक्स में इनकम होता है उसको बेसिकली 5 हेड्स में डिवाइडेड है। 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, 1 2 3 4 5। जैसे कि सैलरी हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, पीजीबीपी होता है, कैपिटल गेन होता है, अदर सोर्स भी होता है। जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी उसको यही मौत मिलेगी अदर सोर्स में, ये याद रखना। एक तो सैलरी होता है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा कैपिटल गेन। सैलरी में कब इनकम टैक्सेबल होता है? जब हम इन सैलरी का इनकम कमा रहे हैं, जैसे कि जहाँ हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है वहीं पर सैलरी में हमारा इनकम टैक्सेबल हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात, जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिस्ट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जहाँ एग्जिस्ट करता है वहीं पर सैलरी पर हमारा इनकम टैक्सेबल होता है। वैसे हाउस प्रॉपर्टी में कब हमारा इनकम टैक्सेबल होगा? जब हमारा कोई रेंटल इनकम आ रहा हो, जैसे कि रेंटल इनकम, बट रेंट में देना हमारा बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर वो बिजनेस से हो गया तो वो पीजीबीपी में हो जाएगा टैक्सेबल। रेंटल इनकम आएगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा। पीजीबीपी में क्या होगा? अगर वो पीजीबीपी का कंसेप्ट है, पीजीबीपी में जो बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो गेन्स होगा वो टैक्सेबल होगा किस हेड में? 5 हेड्स में किस पे टैक्सेबल होगा? वो पीजीबीपी में। कैपिटल गेन कब होगा? जब हम कोई कैपिटल एसेट सेल कर लेंगे। कैपिटल गेन में मेंशन है कौन कौन से एसेट को हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। कैपिटल गेन में सेल ऑफ कैपिटल एसेट अगर सेल कर देंगे, उससे जो इनकम आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन के हेड में। अगर ऐसा कोई इनकम है जो पिछले 4 हेड में कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है, ना कैपिटल गेन में है, ना पीजीबीपी में है, ना हाउस प्रॉपर्टी में है और ना सैलरी में है, कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है, तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स है, ये वाला याद रखना। जिसका कोई नहीं वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। देन इसका भी सेक्शन भी देखेंगे। सैलरी किस सेक्शन 15 से आता है, सेक्शन 17 पर ख़त्म होता है। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है, पीजीबीपी 28 से स्टार्ट होता है। ये वाला सब हम देखेंगे। देन हम देखेंगे हेड्स के बाद। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था जैसे कि टोटल इनकम जो होता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, आरसीसी के। वो होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या होता है? रेसिडेंट होना, सिटीजन होना, ये क्या सेम बात है? जो रेसिडेंट है इंडिया का वो सिटीजन जरूर होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? जो रेसिडेंट है वो सिटीजन होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ये बात हम सब यहाँ पर देखेंगे। रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? रेसिडेंट और सिटीजन दोनों ही अलग कंसेप्ट है।
रेसिडेंट एंड सिटीजन। रेसिडेंट होना या ना होना कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे इनकम टैक्स में है वो किसको हम कितने दिन तक हम इंडिया में रहेंगे तो हम रेसिडेंट बन जाएंगे, ये वाला सब कंडीशन है। रेसिडेंट किस पर डिपेंड करता है, रेसिडेंट होना या ना होना। आप अगर रेसिडेंट होगे या ना होगे ये हमारा कंडीशन ऊपर डिपेंड करता है, जो कंडीशन हमारे इनकम टैक्स में है रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में। किस पर डिपेंड करता है, कंडीशंस पर। सिटीजन होना या ना होना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर। ये कैसे हम देखेंगे। एज पर सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट क्या बोलता है, ये मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर लिखती हूँ। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है। रेसिडेंट, ये वाला याद रखना, रेसिडेंट होना या ना होना ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सिटीजन होना या ना होना ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेसिडेंट और सिटीजन होना दोनों अलग अलग बात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा जो रेसिडेंट है उसको सिटीजन भी होना पड़ेगा, जो सिटीजन है उसको रेसिडेंट भी होना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। वैसे हम देखेंगे आज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये क्या बोलता है, 3 बात बोलता है। आप कब इंडिया के रेसिडेंट माने जाओगे, अगर आपका पेरेंट्स जो है अगर उनका बर्थ आफ्टर 1950 एंड बिफोर 1987 से पहले 1950 के बाद हुआ है तो वो क्या हुआ, बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ ही वो इंडियन सिटीजन है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 50 के बाद एंड बिफोर 1987 हुआ है वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन है। या ये वाला याद रखना, जिनका बर्थ आफ्टर 1987, जिनका बर्थ कब हुआ है, आफ्टर 1987 हुआ है, आफ्टर 1987 हुआ है, बिफोर 2004, देन क्या होगा, एनी ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडियन सिटीजन, मतलब आइदर मम्मी होगी या पापा हो गए, कोई एक भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। आइदर एनी वन ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 1950 है, बिफोर 1987 है तो वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन है। अगर ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है फिर भी याद रखने की कोशिश करना, आफ्टर 1987 एंड बिफोर 2004 अगर किसी का बर्थ हुआ तो वो उनका जो पेरेंट्स हो गए आइदर मम्मी या पापा, और मम्मी या पापा कोई एक अगर इंडियन सिटीजन होगा तो वो भी इंडियन सिटीजन हो जाएगा। देन अगर किसी का बर्थ आफ्टर 2004 में होगा, जैसे कि प्रियंका और निक जोनस, इन दोनों का अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा तो 2004 के बाद है तो उसको सिटीजनशिप के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा क्या कैसे हुआ, देखो
आफ्टर 2004 अगर किसी का हुआ बर्थ तो दोनों ही, बोथ मम्मी एंड पापा, बोथ ऑफ पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन। बोथ ऑफ पेरेंट्स, मम्मी और पापा दोनों ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना कि आफ्टर 1950 एंड बिफोर 1987 बाय बर्थ इंडियन सिटीजन। देन आफ्टर 1987 बिफोर 2004 वो एनी वन ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर मम्मी और पापा। देन आफ्टर 2004 वो क्या हो गया, बोथ, दोनों ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए। बोथ इंडियन सिटीजन, बोथ। हम देखेंगे टोटल कितने एक्ट होते हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में और कस्टम में। ये वाला हम देखेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको लिखने में, फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन जीएसटी में, ये वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगी। देन देखेंगे कस्टम में कितने एक्ट है, 2 एक्ट है। एक तो कस्टम एक्ट 1962 है, कस्टम तारीफ एक्ट 1975 है। मतलब कस्टम में जो एक्ट है, रूल्स एक ही एक्ट में रूल्स है, यहाँ पर रूल्स है, यहाँ पर कस्टम तारीफ एक्ट में रेट है, इसीलिए दो ही एक्ट है। एक कस्टम एक्ट है, दूसरा कस्टम तारीफ एक्ट है। एक में प्रोविज़न है, दूसरा में रेट्स है। एक में प्रोविज़न है, दूसरे में रेट्स है, इसीलिए। देन हम देखते हैं जीएसटी में। जीएसटी जो बनाया गया वो टोटल हमारा जीएसटी में 35 एक्ट बना था। पहली बात, सीजीएसटी एक्ट एक होता है, एसजीएसटी टोटल 31 होता है। वैसे तो हमारा स्टेट तो 28 है, बट हम जीएसटी के लिए तीन यूटी को स्टेट मान लेते हैं, डीम स्टेट आज है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएनके, ये तीनों को हम स्टेट मान लेते हैं जीएसटी में। देन यूटी जीएसटी में एक एक्ट है, आईजीएसटी में एक एक्ट है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक है। ये सब मिलकर टोटल 35 एक्ट जीएसटी के लिए बना था। एक तो जीएसटी जो आया था वो ना ही किसी लिस्ट में है। लिस्ट हमारा 3 लिस्ट होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वहाँ पर तीनों को पावर दिया गया है, जैसे पार्लियामेंट को दिया गया है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहीं पर, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में। देन द स्टेट को क्या पावर गया है, सेंट्रल को क्या पावर गया है, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लिस्ट में। हम ये शेड्यूल 7 में लिस्ट दिया है, ये हम बाद में देखेंगे। जैसे 35 एक्ट में जो देख लिया हमने, इस जीएसटी में क्या हुआ है कि हमारा 122 बिल पास हुआ था, संविधान संशोधन बिल जो है 122 बिल का नंबर था। 101 था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंड हुआ था 101 में, बिल का नंबर था 122। वैसे जीएसटी जो आया था वो ना ही किसी लिस्ट में था, ना कहीं पर था, नई आर्टिकल लेके आया था जीएसटी के लिए। जैसे आर्टिकल 246 कैपिटल है, ये वाला आर्टिकल इंसर्ट हुआ, फिर जीएसटी आया इंडिया में। वैसे तो हमारा इंडिया में जीएसटी 27 इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होके आया है, 27 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होके हमारा जीएसटी आया है। आर्टिकल 246 कैपिटल ए इंसर्ट हुआ, फिर हमारा जीएसटी आया। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जीएसटी में, ये बस मैं थोड़ी ऐसे ही बता रही थी कितने एक्ट है जीएसटी में, क्या कितने एक्ट है, कस्टम में कितने एक्ट है, इनकम टैक्स में कितने एक्ट है, ये बस आपको याद रखना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।